Yes, student, I am again repeating the mechanism of hormonal action. ठीक है, I am on page number 338 according to the new book. ठीक है, all of you open page number 338, section 22.4, mechanism of hormonal action. All right, यहाँ तक सभी students को clear था? What are hormone receptors? What is hormone receptor complex? ये पता है बेटा सब चीजें? ठीक है, एक बार शॉर्ट में बताती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट इन डिटेल. मैंने आपको अब तक ये बताया है कि हार्मोन्स जो है दे आर एक्चुअली द केमिकल सिक्रीशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, तो इन दिस पैराग्राफ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ दीज हार्मोन्स दे एक्चुअली परफॉर्म देयर एक्शन और हाउ दीज हार्मोन्स दे अलाउ द टारगेट ऑर्गन्स टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. ठीक, तो उसके लिए उन्होंने ये बताया है कि व्हेन दीज हार्मोन्स, ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये हार्मोन्स, ब्लड स्ट्रीम के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम दे फाइनली रीचेस देयर रिस्पेक्टिव टारगेट ऑर्गन्स. So as soon as they reach their respective target organs, they come in contact with special type of receptors that are present in the walls, you can say membranes of the target organs, or either it may be present inside the target cells. ठीक, तो उसमें उसने ये बताया कि रिसेप्टर्स जो है वो खास तरह के सेल्स हैं which are present on membrane or they may also present in the intercellular spaces. So what these hormones do, when these hormones they come in contact with the target organs, they bind themselves with these receptors. ठीक है, इन रिसेप्टर्स के साथ अपने आप को बाइंड कर लेते हैं और बाइंड करने के बाद क्या बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. तो दो कंडीशंस हैं, या तो उनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, या फिर उनके रिसेप्टर्स जो है वो इंट्रासेलुलर है. तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि if the receptors they are present on the membranes, this means they are the membrane bound receptors. और otherwise if the receptors they are present inside the target cell, तो हम उनको क्या कहेंगे, intercellular receptors कहेंगे. And what is the special thing about the intercellular receptors? They are generally the nuclear receptors. ठीक, because they are most probably present inside the nucleus. Okay बेटे, तो when this hormone it binds with the receptor, it forms the hormone receptor complex and later on what happen, तो जैसे ये hormone receptor complex जो है उसका formation हो जाता है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो particular target cell है वो response show करता है और ये response अलग अलग तरीके से होता है. It may be a kind of a biochemical response और later on it may be a physiological type of response. ठीक बेटे, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को पता लग गया. ठीक है, टाइप्स हमने बता दिया था आपको कि कितने तरह के जो है हार्मोन्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन द हार्मोन्स दे इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, द हार्मोन्स दे डू नॉट एंटर इनटू द टारगेट सेल. उस केस में वो टारगेट सेल में एंटर नहीं करते. ठीक है, तो पर वो कहते हैं कि वो हार्मोन्स जो है वो टारगेट सेल जो है उस तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाते हैं. तो उस केस में उसने ये बताया है कि these hormones they generate a second messenger. ठीक है, all of you must remember the name of these second messengers. These may be cyclic AMP, IP3, ठीक है, और कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस होते हैं. तो ये क्या करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करते हैं. तो ये सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है उसी केस में सेकंड मैसेंजर जनरेट होंगे. अगर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है उस केस में नहीं होंगे सेकंड मैसेंजर जनरेट. ठीक बेटे, अब दो एग्जांपल उन्होंने दिए हुए हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया गया था देयर इज अ हार्मोन एंड द नेम ऑफ द हार्मोन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक, एंड व्हेन दिस हार्मोन दे कम इन कांटेक्ट विद द टारगेट cell, they found their receptors at the membrane of the target cell. So this means such kind of receptors are the membrane bound receptors. ठीक बेटे, तो this hormone they bind with this membrane bound receptor and form the hormone receptor complex. Okay, now what this hormone do, it has to generate the second messenger. तो response one उसका क्या होगा, generation of the second messenger. ठीक बेटे, तो जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर में वो साइक्लिक एएमपी बनाएगा या फिर कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस जो है उनको प्रोड्यूस करेगा. और ये जो सेकंड मैसेंजर है ना, ये क्या करेगा, टारगेट सेल में बायोकेमिकल रिस्पांस शो करेगा. यस जैस्मिन, बायोकेमिकल रिस्पांसेस इट शोस एंड लेटर ऑन बायोकेमिकल रिस्पांसेस के बाद जो है टारगेट सेल जो है उसमें क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जो है वो आएगा. एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पांस यहाँ पे क्या है, ओवरियन ग्रोथ. ठीक बेटे, ओवरी की ग्रोथ होनी है. तो देखो ओवरी की ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि ओवरी का साइज यहाँ पे बढ़ जाना है. ओवरियन ग्रोथ का मतलब यहाँ पर ये है
कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ होनी है, क्योंकि हार्मोन का नेम ही क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका मतलब ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल है दे कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी इनटू टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल इनटू द ग्राफियन फॉलिकल्स व्हिच आर द मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल्स। ठीक बेटे, एक चीज याद रखेंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ना उसी के अंदर ओवम प्रेजेंट होता है, and during the process of ovulation what happened, these Graafian follicles they burst and the ovum comes out. So remains of the Graafian follicle they later convert into a yellow color tissue and that is known as corpus luteum. ठीक, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि फीमेल का जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं वो कॉर्पस लूटियम जनरेट करता है। और एक चीज याद रखिए कि कॉर्पस लूटियम जो है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के स्टेजेस में ही फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये तो हमारा एग्जांपल था किसका, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स का। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म हार्मोनल एक्शन, ठीक है, पर स्पेशल केस में वो हार्मोनल एक्शन आपने शो करना है जिसमें रिसेप्टर्स कैसे है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, तब आप ये वाला एग्जांपल देंगे। ओके बेटे, अब सेकंड एग्जांपल जो यहाँ पे बताया गया दैट इज द एग्जांपल ऑफ those kind of receptors which are actually the intracellular receptors, जो intracellular receptor है मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया there is a hormone and its name is estrogen, and estrogen hormone it has to penetrate the uterus membrane, यूट्रस की मेम्ब्रेन जो है उसको पेनेट्रेट करके वो अंदर चला जाता है और कहाँ जाके उसको अपने रिसेप्टर मिलते हैं, न्यूक्लियस के पास मिलते हैं। ठीक बेटे, तो न्यूक्लियस के पास जाके उसके साथ बाइंड हो जाता है एंड फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। Okay, but what is present inside the nucleus? Inside the nucleus, what is present? You know that inside the nucleus always chromosomes are there. And what is running inside these chromosomes or its chromatids? So you always remember कि DNA उसके अंदर present है। ठीक, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, जब ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, क्रोमोसोम्स के कांटेक्ट में आता है, क्रोमोसोम्स के अंदर चला जाता है तो डीएनए के कांटेक्ट में आता है और उसके बाद वो डीएनए जो है उसकी क्या करता है, ओपनिंग करता है। ठीक, तो डीएनए के रेप्लिकेशन में ही अपना रोल प्ले करता है। और देखो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है मैंने आपको बताया था, अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब पेरेंट डीएनए से क्या बनेंगे, डॉटर डीएनए बनेंगे। ठीक बेटे, पर वो कहते हैं कि डीएनए की ओपनिंग जो है ना 2 बार होती है, याद रखिए हमेशा। एक बार डीएनए जो है वो तब ओपन होता है जब उसने क्या बनाने हैं, डॉटर डीएनए बनाने हैं अपने जैसे। एंड सेकेंड टाइम द डीएनए हेलिक्स इट ओपन्स व्हेन इट हैज टू प्रोड्यूस द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब सभी बच्चे सोच होंगे कि मैसेंजर आरएनए वो क्यों बना रहा है, क्योंकि आपको बताया था कि द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर एंड दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। तो हमेशा याद रखिए कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीएनए ओपन हो रहा है और उससे आगे देखो क्या लिखा हुआ है उन्होंने, मैसेंजर आरएनए बन रहा है। तो डीएनए के ओपन होने से अगर मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक बेटे, ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बन रहे हैं, देखो प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक बेटे, और अगर प्रोटीन बने हैं तो प्रोटीन का क्या रिलेशन है बॉडी के साथ, सभी बच्चों को मालूम है प्रोटीन हमेशा क्या करते हैं, बॉडी की ग्रोथ करते हैं। तो इसीलिए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मतलब टिश्यूज जो है, सेल्स या टिश्यूज की ग्रोथ होगी और साथ साथ जो सेल्स और टिश्यूज जो है वो ग्रोथ पीरियड के बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, यानी दे इजीली फाइंड आउट देयर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, उनको पता लग जाएगा उनके फंक्शन क्या है। दिस इज क्लियर बेटे, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है। तो अगर आपको बोला जाता है कि मुझे आप हार्मोनल एक्शन एक्सप्लेन करके बताइए, फर्स्ट केस में when the receptors are the membrane bound और सेकंड केस में when the receptors are intracellular, तो कर लेंगे सभी स्टूडेंट वेरी इजीली। ओके बेटे, अब हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे आ गए हैं। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है, सोच समझ के जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। फर्स्ट देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ऑलराइट, फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यस, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वेरी इजी। हाँ जी, संजना बता रहे हो? नहीं संजना नहीं, सच दीक्षा बताओ बेटे। सोच के जवाब देंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो, एक्सोक्राइन ग्लैंड। यस, ठीक बेटे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हमेशा अपने डक्ट्स और कैविटीज होती है। ठीक, तो सच टाइप ऑफ ग्लैंड्स व्हिच हैव देयर ओन डक्ट्स और कैविटीज दे आर नोन एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
ठीक, and you have to also write it like this, such glands which have their own ducts for the storage of their chemical secretions, they are known as the exocrine gland. सोचो एग्जांपल दो exocrine gland के, exocrine gland के एग्जांपल दो. salivary glands, ठीक है, 3 टाइप ऑफ salivary glands are present ना, sublingual, subparotid and submaxillary. इसके अलावा पैनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, तो वो एक्सोक्राइन में भी आता है, एंडोक्राइन में भी आता है. ठीक बेटे, उसके बाद देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वेरी इजी. Endocrine glands are such type of glands which are actually ductless and they have to discharge their chemical secretion into the bloodstream so that it can easily reaches their respective target organs. Okay, now अब वो कहता है कि हार्मोन जो है उसकी डेफिनेशन दीजिए. Yes बेटे, हार्मोन्स explain. Those students who are These are sitting non-nutrient chemicals. दीपेंद्र जोर से बोलना बेटे, सबको सुनाई दे. Ma'am, hormones are non-nutrient chemicals act as intercellular Yes. messengers and are produced in trace amount. Yes, very good. ठीक है बेटे, you must have to specify their character. एक तो वो नॉन न्यूट्रिएंट होती हैं, एक वो ट्रेसेस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, देखो नॉन न्यूट्रिएंट वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है कि वो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है. ठीक है, और वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल्स हैं पर मैसेजेस जो हैं हमको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. Trace amount means very minute amount. Okay students, see the second question. Diagrammatically indicate the location of the various endocrine glands in your body. तो आपके चैप्टर के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, वही डायग्राम आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है जिसमें आपको अलग अलग ग्लैंड्स बताई गई हैं. ठीक है, हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद पीनियल ग्लैंड है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड है, देन थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये सारे बनाए हुए हैं उसमें. ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं. ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे. लिस्ट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग. सोच समझ के जवाब देंगे. हाइपोथैलेमस, हाँ जी, हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन रिलीज करेगा? बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है. ठीक है, जितने भी शुरू में लिस्ट दी हुई थी ना पूरे, वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाती हूँ. TSH, दैट इज thyrotropin releasing hormone. Yes. GnRH, that is gonadotropin releasing hormone. देखो बेटे, सबके लिए उसने फैक्टर रिलीज करने हैं. बेशक पिट्यूटरी जो है उसने बाद में वो सिक्रेट करने हैं, पर कहाँ से उसके लिए मैसेजेस करने होंगे? हाइपोथैलेमस में से. ठीक है, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन, देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज ACTH. फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन को रिलीज करने वाला, देन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन. ठीक बेटे, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन. तो ये सारे शुरू में दिए हुए हैं, जहां पे हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था, वहां सारे हार्मोन्स की एक पूरी एंटायर लिस्ट है. पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन. ठीक बेटे, ग्रोथ हार्मोन तो करना ही है. इसके अलावा ठीक है, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और बताइए एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. हाँ जी, ऑक्सीटोसिन. हाँ वो सही है, तो पोस्टीरियर लोब करता है पिट्यूटरी का. ठीक बेटे, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनाडोट्रोपिन्स में आ जाते हैं. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके बेटे, इसके अलावा कहता है कि जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस. कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. और मिडल लोब कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? सिर्फ एक ही करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके बेटे, उसके बाद देखो अगला पूछा है आपसे, पिट्यूटरी हो गया. थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन. यस, वेरी गुड, थायरॉक्सिन. और देखो बेटे, थायरॉक्सिन जो है उसके साथ साथ आपको पता था ना T3 T4 अलग अलग उसकी फॉर्म्स हैं. ट्राईआइडोथायरोनाइन, टेट्राआइडोथायरोनाइन. ऑलराइट, तो ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे आप. इसके अलावा एक और कैल्शियम से रिलेटेड हार्मोन भी रिलीज करता था ना थायराइड. यस, वो भी आपने लिखते हैं. थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन भी रिलीज करता है. अब बताइए पैराथायराइड कौन से रिलीज करेगा? पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन. ठीक बेटे, उसका भी कैल्शियम से रिलेशन है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है. एड्रिनल, देखो एड्रिनल ग्लैंड जब भी मैं बोलती हूँ तो तुमने मुझे एड्रिनल मेडुला के भी बताने हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी बताने हैं. ओके बेटे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कौन से होंगे?
एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कौन से होंगे? कॉर्टिसोल्स। corticoids, हाँ जी, कौन कौन से हैं देविंदर बोलो, नेम बोलना। ma'am, नेम corticoid, किसके बता रहे हो? मेडुला के? ma'am, cortex के बता रही हूँ। चलो कोई भी बता रहे हो, चलो बोलो। कॉर्टिकॉइड्स भी कितने तरह के हैं? 3 है ना? 3 है बेटे, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हेटेरोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक। और ऊपर जो है आपने एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये भी बताने हैं। अच्छा जी, अब बताइए पैनक्रियास। पैनक्रियास ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड ही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो पैनक्रियास जो है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। वन इज इंसुलिन एंड अनदर वन इज ग्लूकागन। ओके बेटे। टेस्टिस, टेस्टिस एंड्रोजेंस रिलीज करता है, ठीक है। चीफ अमंग दीज इज टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज, ओवरीज 2 हार्मोन रिलीज करती हैं। देखो अगर किसी जगह पे एस्ट्रोडायोल लिखा है तो एस्ट्रोजन लिखा है, वन एंड द सेम थिंग है। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो भी रिलीज करती हैं। देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का डायरेक्टली ओवरी से कनेक्शन नहीं है, मैंने आपको अभी बताया। ग्राफ्टिन फॉलिकल जो ओवरी के अंदर बनते हैं ना, उससे जो कॉर्पस लुटियम बनता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, पर वो कॉर्पस लुटियम जो है वो ओवरी के अंदर ही बनता है, तो इसलिए हम उसे ओवरियन हार्मोन में ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट। थाइमस ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? थाइमस, थाइमोसिन, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है जो बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड होता है। उसके बाद बताइए एट्रियम ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो एट्रियम है, एट्रिया है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ANF, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ओके। अब किडनी बताइए कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? वैसोप्रेसिन को यहाँ डायरेक्टली किडनी से नहीं लेंगे हम, किडनी से डायरेक्ट कनेक्शन है। किडनी अपना कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? शॉर्ट में एक छोटा सा अकाउंट दिया हुआ है ना नीचे, उसमें किडनीज के बारे में बताया हुआ, एरेथ्रोपाइटिन। एरेथ्रोपाइटिन आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है। ओके बेटे। जो वैसोप्रेसिन है ना निशांत, वैसोप्रेसिन किडनी इटसेल्फ नहीं रिलीज करती, वो सिर्फ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो उसमें से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, किडनी में वो प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक बेटे। उसके बाद देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रिन, और बताइए। हाँ जी, सिक्रेटिन, और बताइए। कॉलियोसाइटोकिनिन, gastric inhibitor यस, peptide, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक। अगर इसके साथ फंक्शन भी पूछ लिए जाते तो सभी बच्चों को फंक्शन भी पता होने चाहिए। ओके बेटे। अब टारगेट सेल बताने हैं। हार्मोन्स आपको गिवन है, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द टारगेट सेल। बताइए हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का टारगेट ग्लैंड कौन सा होगा? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो आ रहे हैं उनका टारगेट ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी, क्योंकि सारे रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी के पास पहुंच रहे हैं, फिर पिट्यूटरी उन्हें सिक्रेट करवाएगा। ओके बेटे। थायरोट्रोपिन TSH का टारगेट ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। कॉर्टिकोट्रोपिन ACTH का एड्रिनल ग्लैंड। गोनेडोट्रोपिन LH एंड FSH, यस दोनों ही है, ओवरीज भी हैं टेस्टिस भी हैं। ओके बेटे। मेलानोट्रोपिन का, मेलानोट्रोपिन मेलानोसाइट। ओके। अब चलिए आगे शॉर्ट नोट लिखने हैं ऑन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन, देखो सीधी बात है, फंक्शन बताने हैं आपने, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन होगा? पहली बात तो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट करते हैं, क्या करता है? कैल्शियम आयंस जो है उनका लेवल इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर, ठीक बेटे। तो कैल्शियम हार्मोन्स जो उनका लेवल जो है इंक्रीज करता है और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जहां से भी इसको कैल्शियम मिल जाता है, ठीक है। चाहे वो किडनीज में से मिल रहा है, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड में से मिल रहा है, या फिर बोन्स में से भी लेना पड़े तो लेता है। तो कैल्शियम बैलेंस जो है उसको मेंटेन करता है। ओके। अब बताइए थायराइड हार्मोन्स का क्या फंक्शन है? बहुत सारे फंक्शन है थायराइड हार्मोन्स के, ठीक है। पहला फंक्शन है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है इसको मेंटेन करेगा, एंड दिस हार्मोन आल्सो सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर बॉडी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारा, ठीक बेटे। वाटर एंड इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। देखो एक लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है बुक के अंदर, वो सारे फंक्शंस ही उसके भरे पड़े हैं। थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन hormone and that is known as thyrocalcitonin and it
रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ओके बेटे, उसके बाद देखो हम आ गए हैं कौन से पे थे, थर्ड पे थाइमोसिन्स। ठीक है, थाइमोसिन का क्या फंक्शन है, तो देखो थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड है ये हार्मोन, तो इसका मतलब इनका किसके साथ रिलेशन होगा, इम्यूनिटी से रिलेशन होगा। ठीक बेटे, इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है उसके साथ इसका रिलेशन है। इनका डिफरेंशिएशन जो है वो थाइमस के अंदर होता है टी लिम्फोसाइट्स का, और वो किसके कंपोनेंट है, टी लिम्फोसाइट्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक बेटे, पर इसके अलावा कहते हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के साथ भी इनका कनेक्शन है। तो इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी दे आर इन्वॉल्वड इन द सिक्रीशन ऑफ द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो ह्यूमरल इम्यूनिटी में फाइट करते हैं एंटीजेंस के साथ। क्लियर। उसके बाद हम आ गए एंड्रोजेंस पे। एंड्रोजेंस का क्या फंक्शन है, तो देखो एंड्रोजेंस जो है वो मेल से रिलेशन रखते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो इसलिए एंड्रोजन जो है उनका मेन फंक्शन होगा रेगुलेशन। इट रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शंस ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। उस दिन भी बताया था मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स को कैरी करके लेके जाते हैं। तो दिस में भी एपिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, वासा फ्रेंशिया। ओके बेटे, इसके अलावा देखो मेल की जो ग्लैंड्स हैं कौन कौन से, वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, वन पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब का भी वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसको रिलीज करते हैं, जो मेल में बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सच एज मस्कुलर ग्रोथ इन द मेल, ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स, अग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस इन मेल। इसके अलावा एंड्रोजेंस जो है और उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मेशन of spermatozoa in the process of spermatogenesis, यानी mature sperm का formation. It also influences male sexual behavior. ठीक है, मेल का सेक्सुअल बिहेवियर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए एस्ट्रोजेंस। तो जहां पे एंड्रोजेंस जो है वो मेल से रिलेशन रखते हैं, एस्ट्रोजेंस जो है वो फीमेल से रिलेशन रखते हैं। तो दे आर परफॉर्मिंग वाइड रेंज ऑफ एक्शंस इन फेस स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है उनके ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स, जितने भी ओवरी में फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट करेंगे, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, हाई पिच वॉइस फीमेल के अंदर, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, और बताइए फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करेंगे। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इसमें ये ना लिखे कि फीमेल के अंदर चाइल्ड बर्थ की जो स्टेजेस है उसका एस्ट्रोजन रेगुलेट नहीं करते हैं, नहीं करते, सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेशन होता है उसका। इंसुलिन एंड ग्लूकागन, देखो दोनों के फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर आप इंसुलिन के एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो इंसुलिन के जो अगेंस्ट फंक्शन है वो किसके हैं, ग्लूकागन के हैं। ठीक बेटे, तो इंसुलिन का फंक्शन यही है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन कब सिक्रिएट होता है, व्हेन द लेवल ऑफ द शुगर इज मोर इन योर बॉडी। तो शुगर का लेवल जो आपके ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल जो है वो कैसे मेंटेन होगा, अगर आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो शुगर ब्लड में से ले जाए। तो इसलिए ये क्या करता है, इंसुलिन अपटेक ऑफ द एक्स्ट्रा शुगर और ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड बाय द सेल्स। ठीक है, कौन से सेल्स लेंगे, सोचो कौन से सेल्स अपटेक करेंगे ब्लड में से शुगर का, हिपैटोसाइट्स करेंगे, क्योंकि लीवर के अंदर ही क्या स्टोर होना है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो शुगर कन्वर्ट होनी है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोज टेस्ट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ग्लाइकोजेनेसिस भी इसको कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी इसको कहते हैं। ओके बेटे, ग्लूकागन जो है वो उसके अपोजिट काम करेगा, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में प्रेजेंट शुगर है ना, क्योंकि ब्लड में उसने उसका अमाउंट बढ़ाना है शुगर का, तो जो भी शुगर ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी उसका ब्रेकडाउन करके उसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। तो ये रिलीज करवाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपने। अब एग्जाम्पल बताएंगे, सोच समझ के जवाब देंगे। एग्जाम्पल, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन एंड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। बताइए हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन किसको नेम दिया गया, ग्लूकागन को, वेरी गुड। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन किसको नेम दिया गया है, इंसुलिन को। ठीक है, फिर से देखिए हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन्स या पैराथ हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है बेटे, अगर तुम थायरोकैल्सिटोनिन लिखते हो ना तो वो गलत नहीं है, पर वो कहता है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है उसका मेन अपटेक जो है वो कैल्शियम का अपटेक है, वो भी क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड जो है और भी एडिशनल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ना, तो थायरोकैल्सिटोनिन जो है उसका वो एक सेकेंडरी रोल कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का बताइए, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स,
कौन कौन से हैं? दो हैं, दो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके बेटे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन कौन सा है जो ब्लड प्रेशर को लो कर देगा? हाँ जी, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ठीक, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो वैसोडायलेशन करता है, और जबकि वैसोप्रेसिन जो है वो ब्लड प्रेशर जो है उसको बढ़ाता है। ठीक बेटे, वैसोप्रेसिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के, एंड ये वैसोडायलेशन करता है, एएनएफ जिसको हम कहते हैं। तो आंसर एएनएफ है। एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस, क्या पूछा था? एग्जाम्पल पूछा है ना, कोई बात नहीं बेटे, एंड्रोजन के एग्जाम्पल में लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजेंस जो है उसके एग्जाम्पल में एस्ट्रोडायोल लिखेंगे, जो एस्ट्रोजन का एक टाइप है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि एस्ट्रोजन की भी डिफरेंट कैटेगरीज है। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर हूँ। विच हार्मोन डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग? ठीक है, सोच समझ के बोलेंगे। डायबिटीज मिलियाटस, कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से होती है डायबिटीज मिलियाटस? यस, एंड गॉइटर? थायराइड। यस बेटे, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म दैट इज आल्सो थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, दो का आंसर थायरॉक्सिन है, गॉइटर का भी थायरॉक्सिन है, क्रिटिनिज्म का भी थायरॉक्सिन है। ब्रीफली मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, बस मुझे ये बताइए कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो उसके रिसेप्टर्स कैसे होंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आपने मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स के बारे में बताना है। ओके बेटे, अब हमारा रह गया सिर्फ यस एक मैच द कॉलम है, कोई बात नहीं, इतने बड़े लेवल पे मैच द कॉलम कर लेते होते हैं। T4 जो है उसको किसके साथ मैच करेंगे? थायराइड के साथ। PTH को किसके साथ करेंगे? पैराथायराइड, GnRH, GnRH, yes, very good. Hypothalamus, LH, yes, pituitary. ओके बेटे, तो दिस कंप्लीट्स योर दिस चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट वन, वेरी इजी। ठीक है, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रीथिंग वाला चैप्टर कोई नई बात नहीं है। चैप्टर नंबर 17 है, ऑल ऑफ यू ओपन चैप्टर नंबर 17, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है बेटे, सो फार इन योर लोअर क्लासेस यू हैव स्टडीड, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ये आपको टर्म सब बिल्कुल क्लियर है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th 8th 9th एंड देन 10th आल्सो। ओके, तो breathing and exchange of gases, what we are going to study in this chapter, what are the various type of respiratory organs in different type of animals। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स जो हैं फ्रॉम द प्रिमिटिव वन टू द एडवांस्ड वन, किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनमें प्रेजेंट हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है बेटे, व्हेनेवर आई एम यूजिंग द टर्म ब्रीथिंग देन दिस मींस not only the exchange of gases but there are some of the muscular organs of your body that are also involved in that। ठीक है, कुछ आपकी बॉडी के अंदर जो है मस्कुलर मूवमेंट्स जो है वो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सारी जो है उसको हम ब्रीथिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। उसके बाद देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, तो देखो अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हमारा यहाँ पे मतलब 2 गैसेस से है। ठीक, तो लंग्स में आपके कौन सी गैस जो है वो एंटर होगी? ऑक्सीजन गैस आपके लंग्स के अंदर एंटर होगी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ओके बेटे, और कहता है कि लंग्स जो है उसमें से कौन सी गैस जो आपकी बॉडी में से रिलीज होनी है आउटसाइड एनवायरनमेंट में, तो हमेशा याद रखिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका एक्सपल्शन भी जो है वो पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड है। ठीक है, 11th क्लास में तुमने पढ़ लिया होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ लिया। यस, उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, 2 गैसेस के ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक टाइप के जो है कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंटायर मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है बेटे, तो आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने में कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व है, एंड लास्ट में यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द
disorders of the respiratory system. So 3 to 4 disorders are there at the end of the chapter. Okay, what is given in the introduction? In the introduction, it is given that in the body of the different type of living organisms, ठीक है, different organisms जो है उनकी बॉडी के अंदर हर दिन जो है क्या जाता है, फूड जाता है. ओके बेटे, एंड दिस फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है. एंड इट्स ब्रेकडाउन इज मस्ट रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी. ठीक है, आपकी बॉडी जो है उसको इन फूड कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन करना है ताकि बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके. तो कहते हैं कि दिस ब्रेकडाउन it happens in the presence of a gas, and that gas is known as the oxygen gas. So different organisms, they use this gas oxygen for the breakdown of their important nutrients, ठीक है, like glucose and some other components in order to derive energy, so that this energy can be used in various metabolic activities. So what happened, this oxygen gas, it enters in your lungs and it is later involved in the metabolic activities, and that is the breakdown of the food molecules. But as a result of these metabolic reactions, which is actually happening in different cells and tissues, ठीक, one another gas is produced in your body, and that is known as carbon dioxide, which is actually the end product of the metabolic reaction. And you cannot store this carbon dioxide inside your body because it is a harmful component. ठीक बेटे, तो कहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको बॉडी में से क्या करना पड़ता है, रिलीज आउट करना पड़ता है, सो दैट द कंडीशन ऑफ पॉइजनिंग शुड नॉट बी देयर इन योर बॉडी. तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीजन गैस मस्ट हैव टू बी कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू योर सेल्स, and carbon dioxide gas which is produced as a result of catabolic reactions, they must have to be released out through your body. तो what is breathing here, और जिसको कि हम लेटर ब्रॉड टर्म्स में रेस्पिरेशन कंसीडर कर लेते हैं, जबकि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में काफी बड़ा डिफरेंस है. तो उसमें उसने आपको बताया हुआ है कि दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with carbon dioxide produced by the cells is called breathing and commonly known as respiration. ठीक है बेटे, ब्रीथिंग उसको तब तक हम मानेंगे जब तक कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में से रिलीज हो रही है एंड ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, उसमें कुछ मस्कुलर मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं आपके लंग्स के मसल्स की, तब हम उसको ब्रीथिंग कहते हैं. पर अगर ब्रीथिंग टर्म को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन गैस जो आपकी बॉडी में एंटर हुई है वो किसका ब्रेकडाउन कर रही है, यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन कर रही है, और उससे आपकी बॉडी के अंदर जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं. तब हम ब्रीथिंग टर्म को रिप्लेस करके कौन सी टर्म यूज कर लेंगे, रेस्पिरेशन. ठीक बेटे, तो कहते हैं कि इट इज वेरी मच विजिबल टू यू व्हेन यू पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट. अगर हम अपने चेस्ट पे यहाँ पे हाथ रखते हैं और अपने जो है फील करते हैं, तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा चेस्ट के जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं. तो दिस मीन्स ब्रीथिंग इज हैपनिंग इन योर बॉडी. So what is given in the next paragraph, that different living organisms, depending upon the type of the living organisms, whether they are the primitive type of living organisms or advanced one, they have different mechanism of breathing, and breathing organs are also differ in them according to their habitat and levels of organization. ठीक है, you must have to remember in case of the invertebrates such as sponges which belongs to the phylum Porifera, coelentrates, निडेरिया जिन्हें हम कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्स जिनमें फ्लैट वॉर्म्स आ जाते हैं, उनमें कहता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है उनका जो एक्सचेंज है वो सिंपल मेथड से होता है, एंड दैट मेथड इज नोन एज डिफ्यूजन. ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो उनकी बॉडी के थ्रू आउट जो है वो होता है. तो उससे आपको पता है डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. तो जिस भी गैस की हाई कंसेंट्रेशन है वो उन सेल्स या टिश्यूज की तरफ बढ़ेगी जहां पे उसका कंसेंट्रेशन क्या है, लो है. और अगर बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई हैं तो ऑब्वियसली सेल्स के अंदर किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो फिर वो बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. तो मेथड क्या रहेगा, सिंपल डिफ्यूजन का. ओके बेटे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अगर हम किसकी तरफ जाते हैं, फाइलम एनिलिडा की तरफ, जिसमें अर्थवॉर्म्स आ जाते हैं. तो when you touch a earthworm, you always found that their body is a moist one. ठीक है, उनकी बॉडी जो होती है मॉइस्ट होती है, और इसलिए वो कहता है कि उनके अंदर जो है रेस्पिरेशन किसके जरिए होता है, बॉडी वॉल के जरिए होता है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं. अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े आर्थ्रोपोडा की तरफ, इंसेक्ट्स पे, तो इंसेक्ट्स जो है उनके अंदर क्या प्रेजेंट है,
tracheal tubes are present. ठीक है, and these tracheal tubes have a special type of pores known as spiracles. You have learned in class 7, and they are in contact with the body wall. तो इस तरह से atmospheric air जो है वो इनके अंदर एंटर करती है इन tracheal tubes के अंदर. ओके बेटे, अब इक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि इक्वेटिक एनिमल्स में अगर हम क्लास स्पाइसेस की बात करते हैं, फिशेस की, तो उनमें क्या प्रेजेंट है? गिल्स आर प्रेजेंट. गिल्स आर देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. बट अगर थोड़ा और आगे बढ़ती हैं तो उस केस में वो कहते हैं कि सम ऑफ द एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स दे हैव लंग्स. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं. एंड इन देयर बॉडी द लंग्स दे आर डीपली वेटेड एंड दे आर एक्चुअली द वेस्कुलराइज्ड बैग्स एंड दे आर मेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो अमंग वर्टिब्रेट्स, फिशेस जो हैं वो गिल्स यूज करती हैं, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स जो हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट है. ठीक है बेटे, बर्ड्स में भी लंग्स प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में भी लंग्स प्रेजेंट है एंड मैमल्स में भी लंग्स प्रेजेंट है. व्हाट अबाउट एम्फीबियंस? देखो एम्फीबियंस जो उनका डुअल लाइफ स्पैन है, दे कैन आल्सो लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड. तो उनमें अलग अलग तरह की रेस्पिरेशन होती है. पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होती है, समटाइम्स दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन. ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज डैश रेस्पिरेशन. कौन सी? cutaneous respiration, and respiration through lungs is known as pulmonary respiration. Okay beta, always remember pulmonary term is always used for the lungs. Okay, बस यहाँ तक आज करेंगे. सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे. We will take only 1 or 2 days. बस 2-3 दिन में ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके बेटे.